प्रशांत said you have, my name is प्रशांत लवानिया और हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो था बेसिक गैस लॉज। एक बार लिख देता हूँ, बेसिक गैस लॉज। उसके बाद हम पहुंचे थे आइडियल गैस इक्वेशन तक, आइडियल गैस इक्वेशन। और मेरे लास्ट लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन के मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे, जिससे आपका आइडियल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, जो आगे जाके हमको अप्लाई करना है। तो आज मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड वेसल। चलिए शुरू करते हैं, पेन कॉपी निकालो और लिखना स्टार्ट कर दो। कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड वेसल। तो बच्चों, ओपन एंड क्लोज्ड वेसल में क्या डिफरेंस है, चलिए हम बना के देखते हैं। ये एक वेसल है, दिस इज ओपन वेसल, राइट। और एक और वेसल बनाते हैं हम, ये है क्लोज्ड वेसल, ठीक है। दिस इज ओपन टू एनवायरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ओपन वेसल है, तो यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, बिकॉज नहीं होगा क्योंकि ये एक क्लोज्ड वेसल है, बाहर के एनवायरनमेंट से कोई इसका कांटेक्ट नहीं है। तो लेट्स से दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज्ड। अगर मैं इसको हीट करता हूँ और इसको भी हीट करता हूँ, तो दोनों को अगर हम हीट करेंगे तो हमको क्या डिफरेंसेस मिलेंगे दोनों सिस्टम में। ओपन वेसल है, अगर मैं इसको हीट करूँगा तो कुछ गैसेस, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस आएगा, कुछ इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, और वो कुछ इवापोरेट होगा तो बाहर एनवायरनमेंट में लूज होगा। और यहाँ पे जो भी होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, डेट विल कन्वर्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। वो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है उनमें जो उनका यहाँ पे सपोज पार्टिकल बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल का, तो पार्टिकल की जो रैंडम मोशन है वो बहुत स्पीड उनकी बढ़ जाएगी, और जो कोलाइड करेगा यहाँ वो भी बढ़ जाएगा, तो डेट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर। तो हमें जो डिफरेंसेस मिले इन केस ऑफ, लिख लो, इन केस ऑफ ओपन वेसल क्या होगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ही, वॉल्यूम तो वेसल का है, दैट विल बी कांस्टेंट। तो जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स विल वेरी, n is the variable, clear है। but in case of closed vessel, pressure is variable। टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, हीट देंगे क्लोज्ड वेसल में, डेट विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन प्रेशर ऑलवेज। तो वॉल्यूम अगेन इट्स कांस्टेंट, क्लोज्ड वेसल है, वेसल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। एयर को या किसी भी गैस को इस वेसल के अंदर मूव करने के लिए उतना ही वॉल्यूम मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड नंबर ऑफ मोल्स, ओके, क्लियर है। चलिए फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, एक ओपन पे करते हैं, एक क्लोज्ड वेसल पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्वेश्चन इज an open vessel contains air at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। if we heat this air one third of the total air
escapes out from the vessel. जब हम किसी वेसल को हीट करते हैं तो 1/3 ऑफ द total air escapes out of the vessel. Then we have to find out the temperature. At what temperature the 1/3 of the gas escapes out of the vessel. ठीक है? Find out the temperature at which this happens. Find the temperature up to which air is heated. समझ में आया क्वेश्चन? एक ओपन वेसल है, ठीक है, इसमें एयर है एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस. इफ वी हीट दिस एयर 1/3 ऑफ द टोटल एयर एस्केप्स आउट ऑफ द वेसल. ठीक है, अगर मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो वी विल स्टार्ट. टेम्परेचर इज 27 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू टेक टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन. 300 केल्विन. ठीक है, तो अभी इसको अभी हमने इसको हीट किया 1/3 ऑफ द टोटल एयर एस्केप्स. तो अभी क्या करेंगे हम, इसका प्रेशर इज कांस्टेंट. वी नो दैट PV इक्वल्स टू nRT. आइडियल गैस इक्वेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. प्रेशर इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बचा क्या, N एंड T. सो वी गेट NT इक्वल्स टू कांस्टेंट. इसका मतलब N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2. ठीक है, N1 T1 इक्वल्स टू N2 T2. N1 क्या था, पहले नंबर ऑफ मोल से, सपोज इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स थे N, उसके बाद क्या हुआ 1/3, मतलब N/3 तो निकल गए और 2N/3 इधर रह गए, N-N/3 अंदर रह गए. तो इस पे लगाएंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन. तो N1 इज N इंटू टेम्परेचर इज 300 इक्वल्स टू N2 इज 2N/3 इंटू टेम्परेचर. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, N से N गया 900/2 450 केल्विन. क्लियर है, इजी है, बहुत आसान है. बस आपको पता होना चाहिए कि ओपन वेसल में क्या क्या कांस्टेंट रहता है, क्या हमको वेरिएबल लेना पड़ता है. उसके बाद क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एक क्लोज वेसल का. एक बल्ब है, उसमें एक गैस भर देते हैं और फिर देखते हैं वो कब फटेगा. कितना उसको हीट करेंगे तो वो फट जाएगा. ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन. 10 ग्राम C2H6 is filled in a bulb which can इसका हम एक प्रेशर डिफाइन कर देते हैं कि मैक्सिमम प्रेशर it can withstand is something 10 bar, like 10 atm. 10 gram C2H6 is filled in a bulb of 1 liter capacity. ये वॉल्यूम हो गया. which can withstand maximum pressure of 10 atm. Right, now we'll find out at what temperature the bulb get burst. ठीक है, find out the temperature, at which the bulb great.
ठीक है। बल्ब है, सपोज कोई बल्ब है, क्लोज सिस्टम होगा, ठीक है। 1 लीटर कैपेसिटी है, इसमें क्या डाल दिया, C2H6, कितना, 10 ग्राम। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है बच्चों, PV इक्वल्स टू nRT। तो प्रेशर हमको पता है 10 atm। अगर हम इसको हीट कर रहे हैं तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, और जब 10 atm पहुंच जाएगा तो ये फट जाएगा, ये बल्ब फट जाएगा, ठीक है। तो 10 atm ले लेते हैं, क्योंकि हमें वही टेम्परेचर निकालना है। 10 इंटू वॉल्यूम इज 1 लीटर, प्रेशर हमेशा एटीएम में लेना है, वॉल्यूम लीटर में लेना है, आर की वैल्यू 0.0821 लेनी है, और टेम्परेचर इन केल्विन। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 10 ग्राम मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। कितना होता है, 6 प्लस इसका हो गया हमारा 12 दूनी 24 और 36 इंटू 0.0821 इंटू टी, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, 10 से 10 मर जाएगा, 10 डिवाइड बाई 0.0821। ईजी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस इसमें कंसेप्ट लग रहा है कि क्या कांस्टेंट रहेगा, क्या वेरिएबल रहेगा, ओपन और क्लोज्ड वेसल में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। ग्रेट, आगे है। चलिए अभी हम एक कंसेप्ट एक और बताऊंगा मैं। ये एक्चुअली कंसेप्ट में छोटे छोटे इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जो क्वेश्चंस होते हैं आगे चल के, जो आगे हम पढ़ेंगे, वो क्वेश्चंस इन कंसेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, सबको मिला के क्वेश्चन में डाल देते हैं वो। अगर ये छोटे कंसेप्ट आपको पता होंगे तो आप इजीली उसको आगे फर्दर बढ़ पाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपने देखा होगा, कुछ हम कभी कभी एक प्रेशर निकालते हैं तो उसमें हम बैरोमीटर मैनोमीटर यूज करते हैं। सपोज ये है, ठीक है, ये है कुछ सपोज पानी समझ लो। तो इसमें जितना भाई ये है, जितनी हाइट तक जाएगा हम बोल देते हैं उतना प्रेशर हो गया ये, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स, इसमें क्या होता है, इसमें वेपर्स होते हैं, इसमें वाटर, इस गैस में वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो जो हमें प्रेशर मिलता है वो बेसिकली कौन सा प्रेशर होता है, पी ऑब्जर्व। जो हमने यहाँ देखा वो ड्राई गैस का प्रेशर नहीं होता है, दैट इज नॉट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। जो हमें बैरोमीटर से मिलता है वो प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर होता है, जो हमने यहाँ देखा कि कितना पानी इसके अंदर, कितनी गैस इसके अंदर ऊपर तक गई, और हम उसके हिसाब से प्रेशर निकालते हैं। बट इट कंटेन्स सम पार्ट ऑफ वाटर वेपर्स ऑल्सो, जिसकी वजह से ये पी ऑब्जर्व जो है वो हो जाता है हमारा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, अकेले ड्राई गैस का। क्योंकि ये ऑब्जर्व क्या है, मॉइस्ट गैस का है, उसमें वाटर वेपर्स, मॉइस्ट गैस, ड्राई गैस नहीं है, अकेला गैस नहीं है, उसके साथ वाटर वेपर्स भी हैं, होते हैं कहीं। तो ड्राई गैस प्लस वेपर्स, वाटर वेपर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी एक्वस टेंशन, क्वेश्चन में इसको कभी कभी बोल देते हैं कि एक्वस टेंशन, दे देते हैं, वो बोलते हैं कि एक्वस टेंशन ऑफ दिस गैस इज दिस। सो हमेशा आइडियल गैस इक्वेशन में याद रखना, नोट कर लो, जो ये प्रेशर होता है PV इक्वल्स टू nRT, प्रेशर इज ऑफ ड्राई गैस। अगर आपको ऑब्जर्व प्रेशर मॉइस्ट गैस का दिया है तो उसमें से एक्वस टेंशन, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, ताकि हम ड्राई गैस का टेम्परेचर निकाल सकें। बिकॉज इन आइडियल गैस इक्वेशन दिस प्रेशर इज ऑफ ड्राई गैस। क्लियर है? ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको, याद रखना है, नोट कर लो, ठीक है।
गुड। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ही करने हैं अभी हमको, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ताकि वो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं उनको आगे अप्लाई कर सकें। नोट डाउन, a certain amount of N2 gas, a certain amount of N2 gas is measured for pressure in a गैस मैनोमीटर। क्या किया, नाइट्रोजन गैस है, उसको गैस मैनोमीटर में हम उसका प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है। द प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज, डायरेक्टली दिया है, द प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज 800 mm of Hg। if aqueous tension at this temperature is 20 mmHg, समझो, उसने एक्वस टेंशन भी दिया, उसने प्रेशर ऑब्जर्व भी दिया, तो हमको ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड मास ऑफ गैस इफ इट्स वॉल्यूम इज 2 लीटर। क्वेश्चन इज फाइंड मास ऑफ गैस इफ इट्स वॉल्यूम इज 2 लीटर, ठीक है। उसने क्लियरली ऑब्जर्व प्रेशर दिया है, एक्वस टेंशन दिया है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, P ऑब्जर्व इक्वल्स टू P ऑफ ड्राई गैस प्लस P ऑफ वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। ड्राई गैस इक्वल्स टू P observed minus P water vapor। P observed is 800, water vapor is 20, 800 minus 20 mm of Hg। अब क्या करना है, कुछ नहीं, mass of gas if its volume is 2 liter, PV equals to nRT, what is P, 780 mm of Hg, 180 m equals to 760 mm of Hg, क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। वॉल्यूम इज 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ N2, 28 into 0.0821 into temperature। here is the temperature, a certain amount of is measured in a gas manometer, the temperature is given, we can take some temperature, let's say 23 degrees Celsius, ठीक है। ट्वेंटी थ्री बोले तो 300 केल्विन, सिंपल है, 23 प्लस 273 equals to 300 Kelvin। Simply we can find out the mass of the gas from solving this equation, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, समझ में आया, गुड। चलिए नेक्स्ट, अभी मैं आपको एक दो कंसेप्ट और बताता हूँ, छोटे छोटे हैं वो भी, मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में। एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट डेंसिटी, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी।
क्या होती है, डेट इज डेंसिटी को डी बोलूँ तो पी एम बाई आर टी, वेयर पी इज प्रेशर, एम इज मोलर मास, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। यूनिट्स वही लेनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, प्रेशर इन एटीएम, केल्विन 0.0821, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये आया कहाँ से, फटाफट से देख लो, क्या है ये, आइडियल इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। अब हम देखते हैं वॉल्यूम, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर ले जाते हैं और मोलर मास को ऊपर, पी एम इक्वल्स टू डेंसिटी आर टी, डेंसिटी इक्वल्स टू पी एम बाई आर टी, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, इसमें कुछ बताने जैसा था नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एक और है वेपर डेंसिटी। ये भी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2। क्या है ये, मोलर मास बाय 2। इसकी कोई यूनिट नहीं है एक्चुअली, ये हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में निकालते हैं ये वैल्यू, वेपर डेंसिटी है। ये दोनों कंसेप्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटे से हैं। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, जेई में बहुत पहले आते थे, आए हुए हैं। अभी जेई मेंस में तो आ ही जाते हैं। जेई मेंस और नीट का लगभग एक जैसा केमिस्ट्री के लिए पैटर्न रहता है, लेवल भी क्वेश्चंस का लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए, वेपर डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी समझ आया आपको, ग्रेट। क्वेश्चन लिखो, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किसका मिक्सचर है, अ मिक्सचर ऑफ CO एंड CO2 इज फाउंड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं, 2-3 चीजें क्लियर हो जाएंगी। इज फाउंड टू हैव अ डेंसिटी ऑफ 1.5 ग्राम पर लीटर, ठीक है। एक मिक्सचर है CO और CO2 का, उसकी हमको डेंसिटी दी हुई है, मिक्सचर की डेंसिटी दी हुई है, ध्यान रखना, ठीक है। एट 30 डिग्री सेल्सियस एंड 730 टॉर। व्हाट इज टॉर, टॉर इज प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, और टॉर इज इक्वल्स टू mm of Hg, 1 टॉर। ओके, क्लियर है, गुड। A mixture of CO and CO2 is found to have density of 1.5 gram per liter at 30 degree Celsius and 730 torr. What is the composition of, wow, what is the composition of gases, composition of gases, मिक्सचर लिख लेते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर में जो गैसेज हैं उनका कंपोजिशन बताना है कि भाई ये इतना फ्रैक्शन में है, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 इतने फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमारे पास है डेंसिटी, ठीक है, D इक्वल्स टू 1.5 ग्राम पर लीटर। हमारे पास है टेम्परेचर 30 प्लस 273 इक्वल्स टू कितना होगा, 303 केल्विन। हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू 730 बाय 760 APM। बोलो बच्चों, कोई डाउट, यूनिट से कन्वर्ट किए हैं, जो दिया है वो लिखा है, नहीं होना चाहिए। चलिए, अब अपने को क्या चाहिए,
डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज PM by RT, एब्सोल्यूट डेंसिटी। प्रेशर हमारे पास है, R है, टेम्परेचर है। मोलर मास, तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? अगर हमको ये मिक्सचर ऐसे दिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO का अलग अलग तो हमको पता है क्या होता है इसका, 12 16 12 प्लस 32 कितना हो गया? मोलर मास ऑफ CO इक्वल्स टू 28 और मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू 44। इतना तो अपने को समझ में आता है। हाँ जी, तो मिक्सचर का मोलर मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मोलर मास ऑफ मिक्सचर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस W2। देखो क्या लिखा है, मास फ्रैक्शन ऑफ, अगर दो कोई गैसेज हैं 1 and 2 तो मिक्सचर का निकालना है, तो मास फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इंटू मोलर मास ऑफ गैस 1 प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ गैस 2 इंटू मोलर मास ऑफ गैस 2। ठीक है, एंड अगर ये फ्रैक्शन है W1 प्लस W2 क्या हो जाएगा? 1। भाई 1 का जितना पार्ट है किसी गैस में तो टोटल तो 1 होगा। फ्रैक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस, तो एक जितना है, सपोज 1 इज 0.67, तो सेकंड क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.6, बचा हुआ सेकंड हो जाएगा। तो इसलिए W1 प्लस W2 इक्वल्स टू 2, ये सेकंड कंडीशन हो जाएगी इसमें। ये दोनों हमको हेल्प करेंगे मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने में। तो क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ मिक्सचर equals to, what is M1? M1 is 28 W1 plus 44 W2। ठीक है, W1 के टर्म्स में लिख लो, थोड़ा कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा आपको, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 44 1 माइनस W1 लिख सकते हैं W2 को, ग्रेट, होशियार हो गए हो यार। तो बचा क्या? 28 W1 44 माइनस 4 6 16। ठीक है, ये आ गया। मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज 44 माइनस 16 W1। इसको हम यहाँ रख देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? D इक्वल्स टू, डी तो दी हुई है 1.5 ग्राम पर लीटर। अच्छा, इसकी यूनिट जो है वो ग्राम पर लीटर में आती है। जब हम ये सब PMRT मतलब प्रेशर ATM में रखते हैं, टेम्परेचर केल्विन में रखते हैं, R की वैल्यू 0.0821 रखते हैं, तो डेंसिटी आती है ग्राम पर लीटर में। 1.5 इक्वल्स टू, प्रेशर इज 730 बाई 760 इंटू 44 माइनस 16 W1। अच्छा है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, डरो मत। नीचे क्या आएगा? 0.0821 एंड व्हाट इज टेम्परेचर? 30, इट इज 303। कैलकुलेट कर लो, आंसर मैं आपको बता दूंगा। आंसर इज W1 इक्वल्स टू 0.32 एंड W2 इक्वल्स टू 0.68। दिस इज द कंपोजिशन। 32% हमारा CO होगा और 68% विल बी CO2 उस चैम्बर के अंदर, उस मिक्सचर में। ठीक है, क्लियर है? गुड। क्वेश्चंस तो भैया प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट,
अब हम शुरू करने वाले एक नया टॉपिक, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि डाल्टन्स लॉ बेसिकली है छोटा सा, लेकिन आगे अगर हम जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे और जो भी आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम, उसमें इसको आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, उसमें इसको हम यूज़ करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग में जो भी पढ़ा था हमने, उसको पूरी केमिस्ट्री में यूज़ करेंगे। ये भी बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, इसमें भी जो भी पढ़ रहे हैं हम आगे चल के फिजिकल केमिस्ट्री में वो बहुत यूज़ होने वाला है। तो ध्यान से छोटे छोटे चैप्टर्स को प्लीज़ समझिए और प्रैक्टिस करिए, बिकॉज छोटी चीज़ें ही बहुत मोटी होती हैं आगे जाके। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल। टॉपिक बड़ा मजेदार है यार, प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर मतलब क्या है? पार्शियल, पार्शियलिटी, पक्षपात, समझ लो। डाल्टन्स लॉ है, सपोज हमारे पास 3-4 गैस भरी हुई है, इसमें O2 है, H2 है, CO2, हीलियम, 4 गैस हैं सपोज। ऑल दीज गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। लिख लो, नॉन रिएक्टिव गैसेज क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेज। ये गैसेज आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर गैसेज रिएक्ट करेंगी तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये गैसेज भरी हुई हैं इसमें, तो ये क्या करेंगे भाई? ये इधर मूव कर रही है, उधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ये सरफेस पर। ठीक है, प्रेशर तो जाएगा, सारी गैसेज हैं, कोलाइड करेंगे इसके साथ। तो हम इधर से देख रहे हैं इसको, तो हीलियम, बाकी सबको इग्नोर कर दो, अब यहाँ पार्शियलिटी चालू होगी, बाकी सबको इग्नोर कर दो, पार्शियलिटी करो, अपने को देख लो भाई। हम हीलियम को देखेंगे, अपना है हीलियम। आ जा, हीलियम के लिए जो प्रेशर होगा, सपोज वो समथिंग P ऑफ He, प्रेशर ऑफ हीलियम, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। तो उसके लिए अगर हम लगाएंगे P ऑफ He, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू वॉल्यूम, तो ठीक है, N ऑफ He R टेम्परेचर। ठीक है, ये हो जाएगा। और सिमिलरली सबके लिए P ऑफ CO2 V इक्वल्स टू N ऑफ CO2 R T। सिमिलरली P ऑफ O2 V इक्वल्स टू N ऑफ O2 R T। ठीक है, ये हमने सबके लिए अलग अलग लिख दिया। जब इसको लिख रहे थे तो हम इसको भूल गए थे, हमने इनके साथ पार्शियलिटी की, भाई तुमको नहीं देखें। जब कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे थे तो हम इन दोनों को भूल गए थे। एक और लिख सकते हो, बट हमें क्या समझना है वो देखिए। सपोज मैं इनको ऐड कर देता हूँ, क्या करता हूँ? ऐड कर दूँ, P ऑफ He प्लस P ऑफ CO2 प्लस P ऑफ O2, P ऑफ He, वॉल्यूम तो कॉमन आ जाएगा, CO2 प्लस P ऑफ O2, V इक्वल्स टू N ऑफ He, N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ O2 RT। इसको क्या बोल सकते हैं? टोटल प्रेशर बोल सकते हैं। तीनों गैसों का प्रेशर मिला दिया हमने, तो उसको हम टोटल प्रेशर बोल सकते हैं? नहीं, चलिए आप बोलते हो तो नहीं बोलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अभी नहीं बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम इसको बाहर से देख रहे हैं, तो हमें गैसेस तो अंदर हैं, हम देख रहे हैं कि कुछ टोटल प्रेशर होगा PT, और कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स सारी गैसेस के मिला के कुछ तो होंगे। एक टोटल प्रेशर होगा जो सारी गैसेस मिला के उसके सरफेस पे लगा रहे होंगे। तो PT इक्वल्स टू NT इंटू R। टेम्परेचर तो सेम है, सॉरी वॉल्यूम को मत भूलो भाई, वॉल्यूम और टेम्परेचर तो सेम है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास एक,
और एक ये जो इक्वेशन आई इसमें क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को। कुछ दिख रहा है? बिल्कुल। इन दोनों में PT को इससे रिप्लेस करेंगे तो PT इक्वल्स टू PHE प्लस PCO2 प्लस P ऑफ O2 आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेशन को बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखने को। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन 2, इसको चलिए इसको 1 2 3 4 एंड 5। तो फ्रॉम 4 एंड 5 it equals to this and NT equals to N of He plus N of CO2 plus N of O2। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यही है, ये the total pressure exerted by the gases is equals to the partial pressure summation of the partial pressure of the gases, individual gases exerted on the surface of the wall। समझ में आया? P total equals to partial pressure of A, partial pressure of B, partial pressure of C। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं, PT इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे कि भाई हमारे पास सपोज इसमें 3 गैस है, 1 2 एंड 3। पार्शियल प्रेशर P1 नंबर ऑफ मोल्स N1, P2 N2, P3 एंड N3। ठीक है, तीनों का पार्शियल प्रेशर पता है। तो एक गैस ये, एक ये, एक ये, उसके मोल्स भी पता है। अच्छा, मोल्स पता है तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? मोल ऑफ इंडिविजुअल गैस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सपोज P1 इक्वल्स टू या फिर हम ऐसा करते हैं, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ। P1 के लिए लिखो P1 V इक्वल्स टू N1 RT, P2 V इक्वल्स टू N2 RT। सिंपल है, डिवाइड कर दो, भाग लगा दो। P1 बाय P2 इक्वल्स टू N1 बाय N2। क्या समझ आया? व्हाट इज N1 बाय N2? व्हाट इज दिस N1 बाय N2? पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एंड PT V इक्वल्स टू NTRT। फिर से लिखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड 1 एंड 3, डिवाइड 1 बाई 3, क्या आएगा? P1 बाई PT इक्वल्स टू N1 बाई NT। ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे क्या था? रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 and 2। हेयर P1 बाई PT इक्वल्स टू N1 बाई NT, एंड N1 बाई NT क्या है? मोल ऑफ गैस 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मतलब X1, दैट इज द मोल फ्रैक्शन। तो P1 इक्वल्स टू PT इंटू X1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो।
P1 partial pressure of any gas equals to total pressure into mole fraction of that gas. ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दैट इंडिविजुअल गैस होता है पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर दिया हो उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। दो गैस हैं, वन इज CH4, वन इज CH4 एंड सेकेंड इज हीलियम, दोनों नॉन रिएक्टिंग, 16 एंड 48, दिस इज 48 ग्राम, दिस इज 16 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम दिया है 2 लीटर, CH4 एंड हीलियम नॉन रिएक्टिंग गैस, याद रखना नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ओके, टेम्परेचर भी ले लो 27, अपन तो सारे क्वेश्चन में 27 ही लेते हैं, डायरेक्ट 300 कर देते हैं और 50। चलिए अभी हमको क्या क्या निकालते हैं, हम इसके मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे। हम फाइंड आउट CH4 एंड हीलियम। क्या करेंगे सर, क्या बताया था अभी? इसके लिए हमने बताया था एक तो P1 इक्वल्स टू PT इंटू X1। ठीक है, तो टोटल प्रेशर निकाल लो, टोटल प्रेशर निकालोगे उसके साथ मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा। क्लियर है? बट P1 by P2 इक्वल्स टू N1 by N2, ये भी मैंने बताया था कि रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एंड तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 क्या है बताओ, चलो पहले ही निकाल लेते हैं। CH4 के मोल्स कितने हैं? कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 4, 16 हो गया, मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 3, and for helium this is 16 divided by 4, 3 and 4, तो ये आया हमारा 3/4। नाउ अगर ये 3/4 आया तो टोटल मोल्स क्या है? एंटी 7, साफ दिख रहा है, 3 + 4 7, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो X1 निकालो। चलो X1 1 क्या है? CH4, P1 बाय X1 क्या होगा? NCH4 डिवाइड बाय टोटल, आ गया ना, 3/7, और X ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? 4/7। ओके, चलिए नेक्स्ट। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए यार, कितने भी करो बहुत कम ही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इक्वल मास ऑफ हीलियम, इक्वल मास ऑफ helium and CH4 are mixed in a container, mixed in a container, okay, और these gases will not react, helium तो inert gas है, find fraction of total pressure exerted by helium। समझ में आया? इक्वल मास हीलियम और CH4 का, हीलियम और CH4 है, मास लिया है m,
हम हमेशा m लेके चलेंगे, हम कुछ वैल्यू नहीं लेंगे कि सेम लिया है तो चलो इसको 27। इसका हीलियम का कितना होता है, जैसे देखो क्या करते हैं लोग, उसको जल्दी करने के लिए एक्चुअली प्रॉब्लम करता है। हीलियम का कितना होता है 4 और इसका 6 और 4 12। तो क्या करते हैं कि मास ले लेते हैं, चलिए 12 ले लेते हैं दोनों का, इसका भी m 12 इसका भी 12, खत्म हो जाएगा सवाल तुरंत। बट नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा, हम m लेके चलेंगे और सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। एक्चुअली हमको बेसिक समझना है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम बेसिक से चलोगे, शॉर्ट ट्रिक आपके पास अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम 4, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, मास ऑफ हीलियम m, हीलियम और इसका हमने मास लिया है m, ठीक है, इक्वल मास है, m डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं मोल्स, ये तो 4 लिख दिया मैंने, ठीक है, मास बाय 4 एंड दिस इज बाय m बाय 12। क्लियर है, कोई डाउट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम मास अपॉन मोलर मास, मीथेन मास अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि x ऑफ हीलियम क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम क्या होगा, मोल्स ऑफ हीलियम अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ हीलियम प्लस मोल्स ऑफ CH4। मोल्स ऑफ हीलियम क्या है, m/4 डिवाइड बाय m/4 प्लस m/12, क्या आ जाएगा, 12 m/4, 12 LCM, 4 m/12, m से m गया, क्या बचा, क्या बचेगा 12, 12 ही आएगा, ओके। I am mistaken here, it is 16, this is 16, 12 और 4 16, 16 5, तो ये हो जाएगा 4 बाय, नॉट्स क्लियर, ओके। इसका हो गया 4/5, तो बची हुई गैस क्या है 1/5 हो जाएगा उसका। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम, मतलब P ऑफ हीलियम इक्वल्स टू PT इंटू X ऑफ हीलियम, ठीक है। तो PH इक्वल्स टू PHE डिवाइड बाई PT, बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर निकालना है। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय HE, मतलब HE का जो प्रेशर आएगा उसमें डिवाइड बाई PT कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। परसेंटेज निकालना होगा तो विल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो x ऑफ HE और x ऑफ HE आया 4/5, सो आ गया तुम्हारा 0.8, ओके, क्लियर है, गुड। तो यहीं पे गाइस अपना हम लेक्चर ख़त्म करते हैं, आगे एक न्यूमेरिकल और करेंगे, रिवाइज करवाएंगे कल इसको, फिर आगे बहुत सारे इसके कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, क्योंकि आप जब तक फोकस होकर मेहनत करोगे तो रिजल्ट्स अपने आप आपको उसके मिलेंगे अकॉर्डिंग टू योर मेहनत। ये मत समझना भाई कि सिर्फ यही कंपटीशन में ये मत समझना कि सिर्फ यही है ज़िंदगी और कुछ नहीं है। लाइफ हैज़ मैनी कलर्स, तो टेंशन मत लो, पढ़ते रहो, खुश रहो। थैंक यू।